तो अगर वो जो क्वेश्चंस हैं या रिकमेंडेशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट करके दोबारा अगर भेजी जाती हैं, साइन कर दिया उसने तो ठीक है, अगर दोबारा भी रिजेक्ट करते हैं तो फिर उसके इस डिसीजन को, इस रिजेक्शन को पार्लियामेंट वीटो कर सकता है। कैसे? एक ज्वाइंट सेशन में जहां पे सेनेटर्स भी होंगे और नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी होंगे, और वो अगर मेजॉरिटी के साथ ये कहते हैं कि ये लॉ बनेगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेजा जाएगा और वो 10 डेज में साइन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और वो अगेन लॉ बन जाएगा। ऑर्डिनेंस के अलावा कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो डायरेक्टली नेशनल असेंबली से कहां जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। वो कौन से बिल्स होते हैं? मनी बिल्स। ठीक, आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, notwithstanding anything contained in section 70, notwithstanding anything contained in section 70, notwithstanding meaning regardless of anything contained in section article 70 of the constitution of Islamic Republic of Pakistan। क्या होगा? A money bill shall originate in National Assembly, यानी कि उसे कह दिया कि आर्टिकल 70 क्या कहता है, लेजिस्लेशन का प्रोसेस बताता है कि ओरिजिनेट कहां पे हो सकता है, सेनेट में भी हो सकता है, नेशनल असेंबली में भी बिल हो सकता है। लेकिन 73 ने पाबंदी लगा दी कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन आर्टिकल 70 कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो मनी बिल होगा वो हमेशा ओरिजिनेट करेगा कहां पे? नेशनल असेंबली में, यानी कि सेनेट की कहानी मुक गई। हाँ, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये जरूर है कि वो बिल की एक प्रिंट कॉपी भेज दी जाएगी सेनेट फॉर कमेंट्स ओनली एंड रिकमेंडेशन, और ये मर्जी है नेशनल असेंबली की कि उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे या नहीं। ठीक, और उन्होंने अपना रिप्लाई 14 डेज में देना है। 18 अमेंडमेंट से पहले ये कहानी नहीं थी, डायरेक्टली सेनेट बाईपास। ठीक, क्यों? क्योंकि इन बिल्स की सिग्निफिकेंस ज्यादा होती है, ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं किसके साथ? इकोनॉमी ऑफ द कंट्री के साथ। अब मुझसे कोई पूछ सकता है ना भाई कि क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों सेनेट में नहीं भेजा जा सकता? तो मैं कहूंगा मैं मजबूर हूं, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया। मैं क्या कर सकता हूं? बताओ। ये पहले से नहीं, शुरू से। अभी तो पहले 18 अमेंडमेंट से पहले तो कॉपी भी दी जाती थी, अब रिकमेंडेशंस के लिए कॉपी भेजी जाती है। हैवी तो नहीं हो रहा ज्यादा? तुम लोगों ने पहली क्लास नहीं ली इस वजह से, और वो लेक्चर भी नहीं सुन के आए तुम लोग दोनों। सुने? नहीं सुने? नहीं सुन के आए ना तभी। ठीक है, अब मनी बिल क्या होता है? डायरेक्टली ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली और प्रेसिडेंट के पास चला गया, साइन होके लॉ बन गया। उस रेलेवेंट चीज के साथ डिस्कस करते हैं मनी बिल होता क्या है। ये पढ़े, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर अ बिल और अमेंडमेंट शेल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains provisions dealing with all or any of the following matters, कि कोई भी बिल या अमेंडमेंट thereof अगर वो कंटेन करते हैं ये सारे और भी चीजें, लेकिन मैंने रेलेवेंट 2-3 रख दिए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक, डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, अगर बिल
इन मैटर में से किसी मैटर के ऊपर होगा तो वो मनी बिल की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। कौन कौन से? द इम्पोजिशन, एबोलिशन और रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स। कोई नया टैक्स इम्पोज करना चाह रहे हैं, जीएसटी को 17% से 18% कर दिया। गवर्नमेंट आज ये डिसाइड करे कि भाई जीएसटी खत्म, पहले क्या किया, ऑल्टर किया, उसको एवोल्यूशन भी कर सकते हैं, नया टैक्स भी लगा सकते हैं, सुपर टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं कॉर्पोरेट सेक्टर पे। जी सर, मनी बिल और मिनी बजट में क्या डिफरेंस हो जाता है? यार है तो बिल ही ना, ठीक है, किस चीज से डील कर रहा है? मनी मैटर्स के साथ डील कर रहा है, तो वो होगा बिल के साथ, टैक्सेशन के मैटर्स के साथ डील कर रहा है। ठीक, एनीथिंग दैट हैज टू डू विथ मनी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या लोन, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? मनी बिल कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात, द बारोइंग ऑफ मनी, स्टेट पैसे बोरो करना चाह रही है, कहां से? आईएमएफ से। किसके थ्रू होगा? मनी बिल के थ्रू। नेशनल असेंबली के थ्रू डायरेक्ट चला जाएगा, कहां पे? प्रेसिडेंट के पास। या गिविंग एनी गारंटी, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, आपको मोटरवे के लिए लोन देंगे, लेकिन हमें गारंटी चाहिए, सॉवरेन गारंटी चाहिए ऑफ द स्टेट। ठीक, तो वो स्टेट के थ्रू गारंटी किसके थ्रू देंगे? मनी बिल के थ्रू देंगे। और अमेंडमेंट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। आपने कहा कि हम किसी लोन को सेटल करना चाहते हैं, ठीक, देखिए प्रोसेस देखें ना काम करने का स्टेट का, यानी कि बादशाह नहीं है यहां पे कि बादशाह ने ऑर्डर किया कि भाई इसको, ऐसा नहीं हो सकता ना, मेरे गले में से हार हो मोतियों वाला और कोई आए, खुश हूं उसकी बात से और उसको मारू, ले जा तूने। मूवियों में देखा होगा ऐसा, बादशाह सलामत खुश हो गए, जाओ तुम्हें माफ कर दिया, अशरफियां दे दी। बादशाह ने कह दिया। किंगडम्स में क्या होता है, जो बादशाह की बातें होती है, किंग की जो बातें होती है, वही लॉ होता है, लॉ का सोर्स ये होता है। लेकिन जहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा नहीं होता, हर चीज कैसे हो रही है? एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक चीज की जा रही है। भले आप लोन लें, आप लोन सेटल करें, टैक्स इंपोज करें, सिर्फ कहने से, साथ डाल के कहने से कुछ नहीं होता। जो कि हमारे वजीर खजाना है अभी, उनके कहने से कुछ नहीं होता, उनको पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू जरूर गुजरना पड़ेगा। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है जी, तो अब जरा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहला पार्ट प्रीएम्बल। याद रखिएगा, किसी भी लॉ में प्रीएम्बल जो होता है वो क्या बताता है? इट इंट्रोड्यूसेस द लॉ। प्रीएम्बल क्या करता है? लॉ का इंट्रोडक्शन बताता है कि व्हाट दिस लॉ विल बी अबाउट, क्या पर्पज है इसका, क्या करेगा ये लॉ, ये लॉ है क्या। एक्चुअली लॉ उस प्रीएम्बल के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, इंट्रोडक्शन देता है अपना, मैं क्या हूं जी, बताइएगा ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे, व्हाई दैट लॉ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो सेक्शंस क्या क्या हैं वो हमारे स्कोप में नहीं है कोर्स के, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या है। और 4 शेड्यूल्स हैं इसके। ठीक, पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी है, सेक्शन 1 to 6, सेक्शन नहीं बल्कि आर्टिकल। और फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल पार्ट 2 में है, सेक्शन आर्टिकल 7 से लेकर थ्रू 40। ठीक, उसके बाद फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट 3, प्रोविंसेस, रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्फ्लिक्ट्स, सूट्स और जुडिशरी पता नहीं क्या है, इलेक्शन और
Islamic provisions, emergency provisions, amendments to the constitution, miscellaneous और schedules, ठीक है। और सेकंड शेड्यूल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, थर्ड में ओथ है, कौन कौन से मिनिस्टर्स ओथ लिखा हुआ है बाकायदा, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स और जितने भी ओथ वगैरह हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और लेजिस्लेटिव लिस्ट, कौन कौन सी लिस्ट के ऊपर, कौन कौन से मैटर्स के ऊपर आपका फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करेगी। और रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ जजेस। अच्छा, बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के होते हैं। आपस में दो पार्टीज एग्री करती हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। उन रिलेशंस को नॉर्मली, उन आपस के इंटरेक्शंस को नॉर्मली रेगुलेट जो लॉ करता है वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और पाकिस्तान में जो लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करता है उस लॉ का नाम है क्या? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक। लॉ में सबसे पहले क्या होता है? कोई भी लॉ हो उसका प्रीएम्बल होता है, फिर उसमें सेक्शन 1 स्टार्ट होता है और सेक्शन 1 हमेशा उस लॉ का एक्सटेंट और कमेंसमेंट के ऊपर बात करता है कि ये लॉ कहां तक एक्सटेंड करेगा, कहां पर ये अप्लाई होगा। एक्सटेंड मीनिंग कहां कहां पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है, ठीक। और कमेंसमेंट ये कब कमेंस होगा, इम्प्लीमेंट कौन से डेट पे हो गया, ठीक। तो सेक्शन 1 एक्सटेंड और कमेंसमेंट क्या कहती है इस लॉ की? इट एक्सटेंड्स मीनिंग कौन सा वाला लॉ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा। यानी कि पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कौन से लॉ के मुताबिक होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक। एंड इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। 1872 में जो बना था वही एज इट इज हमने एडॉप्ट कर लिया जी। अभी डिस्कस करेंगे, अभी वहां पर नहीं पहुंचे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम आएंगे अपने टॉपिक पे, ठीक। तो बहुत किस्म की ऐसी अरेंजमेंट्स होती हैं जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं। सवाल ही पैदा आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स करने की जरूरत क्या पेश आती है? देयर मस्ट बी सम रीजंस बेस्ड ऑन विच आप कहोगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ को अप्लाई करने के या कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में इंटर होने की जरूरत है। क्या रीजंस है, क्यों जरूरत पेश आई, व्हाई देयर वाज अ नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स क्लैरिटी लाते हैं रिलेशनशिप में। कैसे? ये बता के हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कौन सी पार्टी को क्या करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, किस पार्टी के क्या राइट्स हैं, किस पार्टी के क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक। नंबर 2, व्हाट विल दे रिसीव इन रिटर्न। कोई काम करने या किसी चीज को ना करने के वजह से आपको क्या चीज मिलेगी, रिटर्न क्या मिलेगा आपको। थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, जिसको लॉ की टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फॉर सम डूइंग समथिंग और अब्सटेनिंग फ्रॉम समथिंग, क्या रिटर्न मिलेगा, ठीक। और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। यानी कि क्लैरिटी पैदा करता है कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट,
ठीक है, व्हाट विल यू हैव इन रिटर्न, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आपने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया रिलेशनशिप को, ये बता के कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। फिर ये प्रोटेक्ट करता है पार्टीज को, किस चीज से? प्रोटेक्ट पार्टीज फ्रॉम पोटेंशियल डिस्प्यूट्स बाय आउटलाइनिंग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। ठीक है, क्या करता है? आउटलाइन कर देता है आपकी पोटेंशियल, आपको बचाता है डिस्प्यूट से। बहुत सारे इंटरेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में या अंडरस्टैंडिंग्स में, एग्रीमेंट्स में डिस्प्यूट अराइज होते हैं बहुत सारी बातों पे। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, बाउंड्रीज तय हुई हैं, तो प्रोटेक्ट करेगा आपको। ठीक, उसके बाद प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इफ दे अराइज। अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व करोगे। मिसाल के तौर पे आपने एक टेनेंट को घर दिया, आपका अपना फ्लैट था, आपने उनको रेंट के ऊपर दे दिया। ठीक, अब आप बन गए लैंडलॉर्ड और वो टेनेंट। अब आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि आप हर महीने की 5 तारीख को 20,000 रुपये किराया देंगे, आप मेरे घर में कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक, हर साल 10% के हिसाब से रेंट इंक्रीज होगा। ठीक, कोई घर को डैमेज नहीं करेंगे। अब पता चल गया आपको कि किस पार्टी ने क्या करना है। और एक ये बात भी आपने लिख दी कि भाई कोई भी पार्टी अगर प्रॉपर्टी को वैकेंट करवाने के सोचे तो 1 महीने का कोई भी पार्टी नोटिस देगी, या लैंडलॉर्ड देगा या टेनेंट। ठीक, अब आपको पता है, उन्होंने कहा कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा हमारे बीच में तो सबसे पहले हम कौन से फोरम पे जाएंगे? जो यूनियन होगी उस सोसाइटी की, पहला फोरम। कि अगर डिस्प्यूट होता है, मिसाल के तौर पे टेनेंट ने क्या किया, 2 एडिशनल बाथरूम बना दिए। ठीक है, लाउंज में 2 बाथरूम बना दिए उसने। अबे कहीं पे भी बना दिए भाई। ठीक है, लिविंग रूम में कहा गया यार थोड़ा सा मसला हो रहा है तो एक बाथरूम लगा देते हैं, हो सकती है, मसला थोड़ी है। ठीक है, तो अब टेनेंट पहुंच गए कि भाई किसकी इजाजत से तुमने ये किया, तुम्हें ये क्लाउज। लैंडलॉर्ड पहुंच गया कि भाई आपने किसकी इजाजत से ऑल्ट्रेशन की, ऑल्ट्रेशन क्लियरली मना है। उन्होंने कहा फैमिली बड़ी थी, हमें थोड़ा सा मसला था तो हमने कर लिया आपसे पूछे बगैर। तो अब ये डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। डिस्प्यूट हो गया तो सबसे पहले कहां पे जाएंगे? यूनियन में जाएंगे। अगर यूनियन से मसला नहीं हल होता तो वो ये लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट में कि हम कहां पे जाएंगे? मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैटर सिविल है। अगर क्रिमिनल होता तो सेशन कोर्ट में जाते। ठीक है, कोर्ट एक ही होता है। अगर सिविल मैटर होगा तो अपना सिविल मैटर होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा, अगर क्रिमिनल होगा तो सेशन कहलाएगा। सेशन कोर्ट क्रिमिनल अपना सिविल कोर्ट अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए आप। अगर वहां से भी मसला हल नहीं होता तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, अगर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी। तो ये क्या करेगा? अगर ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा कि हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो है वो कमेटी के पास भी जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी आर्बिटर हम हायर करके किसी को भी आर्बिटर बना के आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी से अलाउ है। ठीक है, आप क्या करते हो? मैकेनिज्म आउटलाइन कर देते हो कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट कौन कौन से फोरम्स अवेलेबल होंगे मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक, फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट होती है इसमें। जैसे मैनेज रिस्क बाय आउटलाइन कंटिजेंसीज एंड प्रोवाइडिंग
रेमेडीज इन द इवेंट ऑफ समथिंग दैट गोज रॉन्ग। तो रेमेडीज क्या अवेलेबल होंगी उस अल्ट्रेशन की अगेंस्ट? मिसाल के तौर पे आपने ये लिख दिया कि अगर आपने अल्ट्रेशन की तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो सारा का सारा मैं डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लूंगा और आपको घर भी छोड़ना पड़ेगा। और डिपेंडिंग अपॉन द डैमेजेस मैं आपसे फर्दर पैसे क्लेम कर सकता हूं कि आपके वहां पे ऑल्ट्रेशन करने की वजह से घर की जो फाउंडेशन है वो कमजोर हो गई है और हमें डिसमेंटल करना पड़ेगा पोर्शन। तो इसके ऊपर जो खर्चा आएगा कौन बेयर करेगा? हाँ ठीक है, डिस्प्यूट आ गया ना। आप कोर्ट या तो कोर्ट जाएंगे या, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें आउटलाइन कर दी कहां पे? कॉन्ट्रैक्ट में। तो रिस्क मैनेज हो गया आपका। ठीक, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी क्या? इंश्योर दैट ऑल पार्टीज आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? हमने कहा था प्राइवेट लॉ क्या करता है? इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है। उन्होंने अपने इस ताल्लुक को जो क्या है लैंडलॉर्ड का और एक टेनेंट का है उसको रेगुलेट कर दिया एक पीस ऑफ पेपर के थ्रू जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, डीड कह रहे हैं। ठीक, वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होगा वो रेगुलेट किसके थ्रू होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, इन रीजंस के बेस के ऊपर आपको जरूरत पड़ी कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ होना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच गए हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब जिस तरीके से हमने कहा प्रीएम्बल के बाद सेक्शन 1 एक्सटेंड एंड कमिटमेंट और जो थर्ड सेकंड सेक्शन होता है सेक्शन 2 ऑफ एनी लॉ इट टेल्स व्हाट? डेफिनेशंस। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस की बात करता है। सर्टेन टर्म्स होते हैं जो जनरल मीनिंग उनकी कुछ भी हो, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में या कहीं किसी और लॉ में उनकी मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन ये टर्म्स जब भी इस लॉ में इस्तेमाल होंगे कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से यूज होंगे, इनकी मीनिंग वो ली जाएगी जो हमने यहां पे सेक्शन 2 में डिफाइन कर दी। ठीक है, तो सेक्शन 2 का H डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट enforceable by law। ठीक है, एनी एग्रीमेंट दैट इज enforceable by law is called as a contract। दो पार्ट्स हैं इस डेफिनेशन के। पहला, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरा, वो एग्रीमेंट क्या हो? इनफोर्सेबल हो बाय लॉ। ब्रेक डाउन करते हैं इसको कैसे। ठीक है, एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच लीगली बाइंड्स पार्टीज। दो पार्ट्स हैं इस डेफिनेशन के। एक कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है। और अगर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो आप तो उसका लॉ के थ्रू इनफोर्सेबल होना जरूरी है। मीनिंग अगर कोई वायलेशन हो तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सको। ठीक, ये इनफोर्सेबिलिटी कहलाती है, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक, ऑफर हो आपके पास, ठीक, और उस ऑफर को
एक्सेप्ट किया जाए, ऑफर एक्सेप्टेंस। जब ऑफर आएगी और एक्सेप्ट हो गई तो वो बन जाएगा क्या? प्रॉमिस। और हर प्रॉमिस एग्रीमेंट है, ठीक? ऑफर, और जब वो ऑफर एक्सेप्ट हुई तो प्रॉमिस बना, और हर प्रॉमिस एग्रीमेंट है। क्या नाम है आपका? साद। आपका? अरहम। साद ने कहा कि मेरे पास एक बाइक है 1982 का मॉडल, चूहा टैंकी वाला, ठीक है? उसको मैं बेचना चाहता हूं, ठीक है? मैं उसको बेचना चाहता हूं 25,000 रुपए का। आप लेंगे? खरीदेंगे आप? ठीक। साद क्या कह रहा है? क्या नाम है आपका? साद। साद ने क्या किया ये अमल करके? साद ने ऑफर दी, साद ने प्रपोजल दिया, ठीक? कॉन्ट्रैक्ट से पहुंचने से पहले पहले आपने एग्रीमेंट तक पहुंचना है, ठीक? एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए प्रॉमिस तक पहुंचना है, प्रॉमिस तक पहुंचने के लिए प्रपोजल तक पहले गुजरना पड़ेगा आपको। वही वाली बात है कि आग का दरिया है और डूब के जाने वाली कहानी है, ठीक? तो साहब ने आपको ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? कि बाइक खरीदो, प्रपोजल दिया, और आपने अगर ये ऑफर एक्सेप्ट कर दी तो आपने प्रॉमिस कर दिया इनसे, ठीक? आपने इस प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया तो प्रॉमिस हो गया, और ये प्रॉमिसर बन गए कि आपको बाइक बेचेंगे, और आप प्रॉमिसी बन गए कि आप खरीदेंगे। ठीक है? और जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट हुई तो प्रॉमिस एस्टेब्लिश हुआ, और जैसे ही प्रॉमिस एस्टेब्लिश हुआ एग्रीमेंट बन गया। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं ना इसको। ये देखें, तीन चीजें। सबसे पहले क्या था? प्रपोजल। क्या है इसकी लीगल डेफिनेशन? When one person signifies to another his willingness to do, इसकी विलिंगनेस क्या थी? बाइक बेचना। और to abstain from doing, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसके पास जो बाइक थी उसका साइलेंसर फटा हुआ था, गली में से गुजरता था, ठीक है? इसने कहा मैं गरीब हूं, नहीं कर सकता खर्चा, ठीक? तो अरहम ने इसको कहा कि भाई मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, प्रपोजल देता हूं, इस बाइक को चलाना छोड़ दे, हर महीने मुझसे तू बस का किराया लिया कर। यानी कि अब इसने क्या किया? इसने कहा कि कुछ करने से रुक जा। पहली सिचुएशन में क्या था कि बाइक खरीद, कुछ कर, अब नहीं कर, बाइक नहीं चला, बहुत के कुएं वाली बाइक है तेरी, बहुत नॉइज करती है। देखा है मौत का कुआं? किसी मेले में गए? नहीं गए? कहीं और में मौत का कुआं देखा होगा तुम लोगों ने। आ जाए, ठीक? किस बात के लिए? उसका असेंट सीख करने के लिए। तो प्रपोज कर लिया, यानी कि कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए। अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन जाएगा। अगर उसने कहा कि हाँ तुम मुझे 2,000 रुपए दो महीने के, मैं बाइक नहीं निकालता, रेड बस चल गई है, यहां से मैं जबे से निकलूंगा और चला जाऊंगा जहां पे जाना होगा, बाइक नहीं चलाऊंगा। अब अगर इसने बाइक निकाली तो ये रॉन्ग डूअर बन जाएगा, वायोलेशन करेगा। तुमने कहा कि अगर उसके बाद भी तुमने बाइक निकाली, आवाज सुनी मैंने, तो तुमसे जितने भी पैसे दिए हैं मैंने वो भी वापस लूंगा,
ठीक है, और वो बाइक भी जब्त करवाऊंगा। एग्रीमेंट था ना? ठीक, जब वो एक्सेप्ट हुआ तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। when the person whom the proposal is made signifies his assent thereto, इसने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बन गया। ठीक, the proposal is said to be accepted. A proposal accepted becomes promise. ठीक, प्रपोजल